माई सेल्फ स्वदेश वर्मा, एल लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर से रसायन प्रवक्ता। आज हम कक्षा 12 के अंतर्गत रसायन विज्ञान में रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में अभिक्रिया के वेग को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। रासायनिक बलगतिकी चैप्टर हमारा फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। भौतिक रसायन विज्ञान, भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत यह आता है, जिसमें अध्ययन करते हैं अभिक्रिया के वेग का। अभिक्रिया के वेग का इसमें अध्ययन किया जाता है और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, किन किन कारकों का इस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे ताप का, दाब का, सांद्रण का और उत्प्रेरक का। इन कारकों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया कितने प्रकार की है? अभिक्रिया को 3 प्रकार में बांटा गया है। अभिक्रिया के वेग को मापने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमने अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा है। पहली होती हैं जो बहुत तीव्र रूप से कंप्लीट होती है, आयनिक अभिक्रियाएं भी इन्हें कहते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं भी इन्हें कहते हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं में आयन बनते हैं और आयन अपने आप में इतनी तेज़ी से तीव्र क्रिया करते हैं, परस्पर संयोग करते हैं कि उनका जो परिवर्तन होता है, अभिकारकों का उत्पादों में जो परिवर्तन होता है वो मापनीय नहीं होता। बहुत सूक्ष्म समय, कम समय ये लेते हैं, तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। दूसरी अभिक्रियाएं होती हैं मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं, ये मंद अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, इतनी मंद अभिक्रियाएं होती हैं कि जो इनमें अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है वह उस परिवर्तन को मापनीय नहीं किया जा सकता, मतलब मापा नहीं जा सकता। उसके अभिक्रिया के वेग को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता, उसे माप नहीं सकते। उस पर जो अभिकारक, उस पर जो विभिन्न प्रकार के कारक क्रिया कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं, वे मापे नहीं जा सकते। ये कहलाती हैं मंद अभिक्रियाएं। एक इनके बीच का कंडीशन होती है, ये अति मंद अभिक्रियाएं होती हैं। ये अति मंद अभिक्रियाएं होती हैं, वेरी स्लो रिएक्शन। इनके बीच की आती है फिर मंद अभिक्रियाएं। मंद अभिक्रियाएं ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अभिक्रिया के वेग को मापा जा सकता है, मतलब इनमें अभिकारक जो उत्पादों में परिवर्तित होते हैं उन पर पड़ने वाले प्रभाव और जो फैक्टर उन पर अफेक्ट करते हैं उन्हें मापा जा सकता है। ये अभिक्रियाएं मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अभिक्रिया इस प्रकार से है कि इस पर जो उत्प्रेरक का प्रभाव है
उसकी स्टडी की जा सकती है कि अभिक्रिया मंद कंडीशन में हो रही है तो अभिक्रिया का वेग कितना है, कैसा है, किस प्रकार से है, ये नाप सकते हैं। मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके पश्चात हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग। रेट ऑफ रिएक्शन। इकाई समय में अभिकारकों या उत्पादों जो पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में संयोग करते हैं और मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ये पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और ये पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो अभिकारकों या उत्पादों के मोलर सांद्रण में परिवर्तन ही अभिक्रिया का वेग कहलाता है। अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे हम R से डिनोट करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं। कोई अभिक्रिया ले लीजिए, जैसे A प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है B में। A गिव्स प्रोडक्ट B। फर्स्ट टाइम हम इसका सांद्रण लेते हैं, सपोज करो A है, ये है हमारा t बराबर 0। जब हमारा t समय कुछ नहीं था तब हमारे पास था A बराबर A और B बराबर, इसका सांद्रण कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। शुरुआत में केवल सांद्रण, मोलर सांद्रण जो था इसका या इस प्रोडक्ट की मात्रा जो थी वो A थी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या था, 0 था, फर्स्ट कुछ भी नहीं था। लेकिन जब एक टाइम होता है t बराबर t में B के x मोलर सांद्रण का कन्वर्ट होता है, तो A कितना गया, A में से x घटा, इसके x मोल घटे। इस कंडीशन में अब हम देखते हैं अभिक्रिया का वेग R इजिकल टू अभिकारकों के मोलर सांद्रण या इसके में अभिकारकों के मोलर सांद्रण में कमी, या हम ले सकते हैं उत्पादों के मोलर सांद्रण में वृद्धि, या उत्पादों के मोलर सांद्रण में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। लगा समय, या इसे हम कह सकते हैं R बराबर x अपॉन टी। x जो भी हमारा ये परिवर्तित हुआ था, x अपॉन इसमें लगा समय, परिवर्तन में लगा समय अभिक्रिया के वेग को डिनोट करता है। अभिक्रिया का इकाई समय में अब किसी अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है वह उस अभिक्रिया का वेग कहलाता है। R से डिनोट करते हैं। t बराबर 0 के ये रिएक्शन ली हमने कोई A गिव्स B में,
तो t बराबर 0 में A हमारी प्रारंभिक मात्रा है या प्रारंभिक मोलर सांद्रता है, B की हमारी फर्स्ट टाइम में कुछ भी मोलर सांद्रता नहीं थी, हमारा प्रोडक्ट 0 था। t बराबर t समय में मीन्स t समय गुजर गया है, इसके बाद A माइनस एक्स B के x मोल बने, तो इसमें से कितना पदार्थ हटा, A माइनस एक्स। अभिक्रिया का वेग R इजिकल टू अभिकारकों के मोलर सांद्रण या उत्पादों के मोलर सांद्रण में जो भी परिवर्तन हुआ डिवाइड बाय परिवर्तन में लगा समय, या R बराबर x अपॉन टी। अभिक्रिया के वेग को हम दो प्रकार के वेगों से स्टडी करते हैं। अभिक्रिया के वेग को पहला है हमारा औसत वेग, और दूसरा है हमारा तत्क्षणिक वेग। औसत वेग और तत्क्षणिक वेग। तत्क्षणिक वेग से संबंध है किसी क्षण पर, तत्क्षणिक क्षण भर के लिए। औसत वेग को देखते हैं हम। निश्चित समय अंतराल में, औसत वेग के लिए निश्चित समय अंतराल में किसी अभिक्रिया में उत्पाद या अभिकारक पदार्थों के मोलर सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है वह औसत, उस अभिक्रिया का औसत वेग कहलाता है। औसत वेग के लिए इसे R एवरेज से प्रदर्शित करते हैं, और R एवरेज बराबर डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, या हम कहें कि अभिकारकों के सांद्रण में परिवर्तन के रूप में यदि लें, तो जैसे अभिकारकों के सांद्रण के परिवर्तन के रूप में लेना है, तो अभिकारक कोई अभिक्रिया देख लो, A gives B, ये अभिकारक और ये प्रोडक्ट, उत्पाद। तो पहले अभिकारकों के संबंध में देखते हैं। R एवरेज इज इक्वल टू अभिकारकों के मोलर सांद्रण में परिवर्तन बटे इस परिवर्तन में लगा समय। परिवर्तन में लगा समय, या इसे इस प्रकार भी हम प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा C अभिकारक A है तो A रखेंगे अपॉन डेल्टा T समय में। अब चूंकि मोलर सांद्रण में इसके सांद्रण में कमी होगी, तो कमी के लिए हम इसमें माइनस लगाएंगे। R एवरेज बराबर, इसी प्रकार अभिकारक था तो यहां पर लिखेंगे हम उत्पाद, सेकंड केस था। उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन या वृद्धि लिख दूं यहां पे, क्योंकि उत्पाद यहां पहले फर्स्ट टाइम कुछ नहीं था, ए ने चेंज होना शुरू किया और उसने प्रोडक्ट देना शुरू किया, तो यहाँ पर उसके उत्पाद में
उसके मोलर सांद्रण में कुछ वृद्धि जरूर होगी, तो इसमें उत्पाद में वृद्धि करते हैं। वृद्धि बटे इस परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय बराबर डेल्टा सी बी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर बच्चों C क्या है? C दर्शाता है B का मोलर सांद्रण। D डेल्टा, डेल्टा का मतलब अंतर। पहले मोलर सांद्रण क्या था? 0, बाद में क्या हुआ? B में कुछ मोल घटे, कुछ मोल बने C के लिए। इसके लिए Ca शुरू में माइनस लगा था, पहले क्या था? कुछ ज़्यादा थे, सांद्रण में कमी हुई, सांद्रण में कमी के फलस्वरूप डेल्टा Ca मीन्स उसका Ca1 माइनस Ca2 जो भी बाद में बचा। इसी प्रकार से उत्पाद के भी मोलर सांद्रण में वृद्धि। अब चूंकि इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि होने के कारण यहाँ पर जो साइन रहेगा वो प्लस का रहेगा। लगाते हो लगाओ या ना लगाओ, यदि साइन नहीं लग रहा है तो ये तो अपने आप प्लस में रहेगा। ये था। या आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा Ca अपॉन डेल्टा टी बराबर डेल्टा Cb अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा आर एवरेज बराबर दोनों की कंडीशन में। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं तताक्षणिक वेग। तताक्षणिक वेग, यस सर। अब हमारा तताक्षणिक वेग ओके सर। नेक्स्ट हम देखते हैं तताक्षणिक वेग। तताक्षणिक वेग, किसी क्षण कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें किसी क्षण अभिक्रिया का वेग पर स्टडी करनी है, अध्ययन करना है उसका, तो किसी क्षण किसी अभिक्रिया के अभिकारकों या उत्पादों के मोलर सांद्रण में जो परिवर्तन हो रहा है वह उसका तताक्षणिक वेग कहलाता है। जैसे अब यहाँ पर तताक्षणिक वेग के लिए एक कंडीशन है, औसत वेग में हम डेल्टा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन हम तताक्षणिक वेग में, क्योंकि यह परिवर्तन जो है तताक्षणिक वेग का बहुत सूक्ष्म समय के लिए लिया जाता है, बहुत सूक्ष्म समय के लिए लिया जाता है, इसलिए हम डेल्टा के स्थान पर डेल यूज़ करते हैं। अतः तताक्षणिक वेग बराबर सेम कंडीशन रहेगी। हम यहाँ पर डेल का प्रयोग करेंगे, डेल Ca इसके मोलर सांद्रण में परिवर्तन अपॉन डेल T। कमी हो रही है तो हम यहाँ लेंगे माइनस, बराबर डेल Cb अपॉन डेल T। किसी अभिक्रिया के लिए देख लेते हैं। मान लिया कोई अभिक्रिया ले ली हमने
N1A plus N2B gives M1C plus M2D। तो इस अभिक्रिया के लिए यदि तत्क्षणिक वेग निकालना हो तो तत्क्षणिक वेग निकालने के लिए वेग बराबर 1/N1। ये अभिकारक पदार्थ हैं, ये उत्पाद पदार्थ हैं। अभिकारक पदार्थों के लिए माइनस N1 डेल CA अपॉन डेल T बराबर माइनस 1/N2 डेल CP अपॉन डेल T बराबर, अब हमें उत्पाद कल देना है। उत्पाद के मोलर सांद्रण में परिवर्तन 1/M1 इंटू डेल C अपॉन डेल, इसके समय में जो भी परिवर्तन लग रहा है बराबर, यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि उत्पाद के लिए है तो प्लस रहेगा, डेल 1/M2 डेल CD अपॉन डेल T। ये हमारी तत्क्षणिक वेग समीकरण को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब तत्क्षणिक वेग से आगे यहाँ तक वेग नियम। वेग नियम एक समीकरण है जो अभिक्रिया के वेग व अभिकारकों की मोलर सांद्रता में जो परिवर्तन हो रहा है उसके संबंध को प्रदर्शित करती है। K इंटू अभिकारक पदार्थ मोलर सांद्रण। N की घात कितने अणु उसके लग रहे हैं, कितने मोल उसके लग रहे हैं, उसे व्यक्त करती है। तो वेग नियम क्या है? वह समीकरण जो किसी अभिक्रिया के वेग और अभिकारक पदार्थ के मोलर सांद्रण में संबंध व्यक्त करती है, अभिक्रिया वेग नियम कहलाती है। अभिक्रिया वेग नियम की समीकरण इस प्रकार से, अभिक्रिया का वेग बराबर K वेग स्थिरांक गुणा अभिकारक पदार्थों में मोलर सांद्रण में जो भी परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पर मोलर सांद्रण। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता किसी सरल संतुलित अभिक्रिया में, अब मैंने यहाँ पर शब्द लिया है सरल, और एक इसका विपरीत ले लूँ जटिल। ये दो प्रकार भी अभिक्रियाओं के हैं। सरल अभिक्रियाएं जो एक पद में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, सरल अभिक्रियाएं, सिंपल अभिक्रियाएं, है ना, कहलाती हैं। और एक होती हैं जटिल अभिक्रियाएं। ये जटिल अभिक्रियाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक पदों में पूर्ण होती है, जटिल अभिक्रिया कहलाती हैं। तो आणविकता के लिए सरल अभिक्रिया, क्योंकि सरल अभिक्रिया में जो पद चलता है एक ही पद चलता है और वो पद मंद होता है, इसलिए
सरल अभिक्रिया कहलाती हैं। तो अभिक्रिया की आणविकता के लिए वे सरल संतुलित अभिक्रियाएं या जिन सरल संतुलित अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक अणु प्रयोग होते हैं, क्रिया करते हैं, वह उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अब अणुओं के भाग लेने की संख्या के आधार पर ये आणविकता 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर, एकाणुक वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अणु अभिकारक भाग लेता है, वह क्या कहलाती है? एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है और उसकी आणविकता भी एक होती है। जिन अभिक्रियाओं की आणविकता एक होती है, एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे H2O2 का यदि जल अपघटन कराएं तो H2O प्लस हाफ O2 यूज निकलता है। इस अभिक्रिया में एक मॉलिक्यूल H2O2 का यूज हो रहा है, एकाणुक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया की आणविकता भी एक होगी। नंबर 2, द्विअणुक अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें दो अभिकारक के दो अणु परस्पर यूज हो रहे हों, क्रिया कर रहे हों, द्विअणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। HI गिव्स, दो अणु इसके भाग ले रहे हैं, H2 प्लस I2, द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा त्रिअणुक अभिक्रिया। इसमें NO प्लस O2 का एग्जाम्पल ले लें। 2 और 1 3, जिन अभिक्रियाओं की आणविकता 3 होती है वह क्या कहलाती है? त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। ट्वाइस NO प्लस O2, NO2, 2 NO है, NO लगा दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 इसके और एक मॉलिक्यूल इसका, 2 NO2, ये कहलाती है त्रिअणुक अभिक्रिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अभिक्रिया की कोटि। इससे पहले हमने पढ़ी थी वेग नियम या वेग समीकरण। तो वेग समीकरण में हमने पढ़ा था अभिक्रिया का वेग बराबर k, और यहाँ पर थे हमारे इनटू अभिकारक। एक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं अभिकारक, ये मोलर सांद्रता। तो अभिक्रिया की कोटि को हम इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि अभिक्रिया वेग समीकरण में या अभिक्रिया वेग नियम में प्रयुक्त वेग समीकरण में अभिकारक पदार्थों की परिवर्तनीय मोलर सांद्रताओं के घातों के योग को ही उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे किसी अभिक्रिया में हम ले लेते हैं A N1 प्लस N2B गिव्स प्रोडक्ट। तो इस अभिक्रिया की कोटि इस प्रकार से होगी, इसके ये N1 और N2 मोलों की संख्या है जो प्रयुक्त हो रहे हैं। तो अभिक्रिया का वेग बराबर K
इंटू ए N1 N2। तो अभिक्रिया की कोटि बराबर N1 प्लस N2 कहलाएगी। यह अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। धन्यवाद। आपको आशा करता हूँ आपको इस वीडियो का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखें और पूरी देखें और इस मैटर को समझें। धन्यवाद।